हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। और हम उसमें फर्स्ट लेसन कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का मीनिंग किया, डेफिनेशन किया और फीचर्स किए। फिर हमने बुक कीपिंग की यूटिलिटी किया, इम्पोर्टेंस किया। देन हमने अकाउंटेंसी की। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग टर्म्स में कल के लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। देन जो भी छोटे मोटे टर्म्स थे वो हमने कंप्लीट किया। तो एंड हमने किया था लेक्चर को गुडविल से, राइट। यानी कि लास्ट जो अकाउंटिंग टर्म मैंने कल आपको पढ़ाया था वो क्या था, गुडविल, ठीक है। तो अब उसके आगे से बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट वाला अकाउंटिंग टर्म जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो अब सबको पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल से डेफिनेशन दी है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा मतलब आप समझ गए, यानी कि जब आपका सेल्स प्राइस जो होगा वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखो, आपने कोई गुड्स 50,000 में बेची, ठीक है, और उसका जो अमाउंट था वो 30,000 था। इसका मतलब आपने 30,000 का गुड्स 50,000 में सेल किया। आपको देखो, ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगा आपका सेल्स प्राइस। तो आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कितना ज़्यादा है सर, 20,000 ज़्यादा है। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का और एक डेफिनेशन है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। यानी कि जब आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तब भी आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। एंड दोस्तों, किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बिजनेस रन करना है तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होते रहना चाहिए, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आप सबको पता है, बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। ओके, सो याद रहेगा, प्रॉफिट का मैंने आपको दो डेफिनेशन सिखा दिया। एक इन्होंने बोला, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट इज प्रॉफिट, राइट। और दूसरा मैंने सिखाया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अभी नेक्स्ट होता है लॉस। देखो एकदम उल्टा होगा लॉस, राइट। इसमें क्या होगा, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन सेलिंग प्राइस सो इट इज लॉस। सिंपल चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ आपने सपोज 60,000 में खरीदी, ठीक है, और उसको आपने 50,000 में बेच दिया, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि आपको क्या हुआ, 10,000 का लॉस, क्योंकि आपने 60 में खरीद के 50 में बेच दी, ठीक है। और एक डेफिनेशन है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। यानी जब आपका खर्चा आपके इनकम से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में भी हमको क्या होगा, लॉस। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है विच इज इनकम। देखो, इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग, ठीक है, इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो इनकम आपको कंटिन्यूस आती रहे उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सो याद रखिए, इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज़ अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड और कमीशन। मतलब एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे एक फिक्स इनकम, आप एक फिक्स अमाउंट आपको आता रहे तो आपका इनकम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया या बैंक में आपने एफडी किया, तो आपको क्या होगा, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये आपके लिए इनकम होगा। उसी तरह अगर आपने शेयर्स खरीदा, याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर्स के बदले में आपको क्या मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है। तो ये आपके लिए क्या होगा, इनकम हो गया, ठीक है। हम सपोज हम रियल स्टेट ब्रोकर हैं या फिर हम शेयर्स के ब्रोकर हैं, हम वो जिस किसी भी पर्सन का काम करा के देते हैं उसके बदले में जो हमको कमीशन मिलता है, राइट, दैट कमीशन विल बी इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? इट इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो, इनकम क्या होती है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं आती, वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से आती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इनकम जो होगा आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगा। लाइक आपका कोई घर है, आपने रेंट पे दिया था, आपको रेंटेड आ रहा है तो वो आपका इनकम होगा। लेकिन रेवेन्यू क्या होगा, जो आपका बिजनेस से आने वाला इनकम है, बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है,
फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी सपोज किराने की दुकान है या फिर स्टेशनरी की दुकान है, तो वहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उससे जो इनकम जनरेट होगी दैट इज़ योर रेवेन्यू, राइट। एंड यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो रेवेन्यू जो मिलता है वो किससे मिलता है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को बेचते हो तो उससे जो पैसा मिलेगा वो आपका रेवेन्यू है। बिजनेस के अलावा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है या कहीं और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, उससे जो आपको मनी आएगी ना, दैट मनी इज कॉल्ड एज इनकम। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसेट और लायबिलिटी। नेटवर्थ अभी हम नहीं करने वाले, ठीक है, बड़ी चीज़ है, बाद में सीखने को मिलेगा आपको। एसेट का मतलब अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एसेट का मतलब सिखाया था, द प्रॉपर्टीज विच इज ओन बाय बिजनेसमैन या फिर बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट। या फिर द प्रॉपर्टीज विच इज बिलोंग्स टू योर बिजनेस इज कॉल्ड एन एसेट, राइट। तो एसेट का सिंपल सा मतलब रखो, एसेट का मतलब होता है वो सब कुछ जो अपना है, जो बिजनेस का अपना है और ये किसी को चुकाना नहीं पड़ता, ये किसी को देना नहीं पड़ता, ये अपना खुद का प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हम लोग एसेट। तो एनी फिजिकल थिंग राइट ओन्ड दैट मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एन एसेट, ठीक है। कोई भी फिजिकल थिंग या कोई भी राइट ओन्ड हमारी जो जिसका मॉनेटरी वैल्यू उसको बोलेंगे एसेट। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप लोग, लैंड, गुडविल, पेटेंट्स और कंप्यूटर, ये सब क्या आपका एसेट है, ओके। अब देखो दोस्तों, एसेट जो होती है वो 3 तरीके से क्रिएट होती है, ठीक है। एसेट के क्रिएट होने के 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका होता है वो प्रॉपर्टी, राइट, यानी आपकी जो बिजनेस में प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ क्या है? आपका एसेट है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी, किसी को चुकाना नहीं पड़ा, आपने अपने पैसे से खरीदी है, यानी कि बिजनेस ने खुद से वो जगह खरीदी है, तो वो जितने भी प्रॉपर्टी होगी वो एसेट होगी। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका कंप्यूटर, आपका व्हीकल, आपकी मोटर कार जो आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो, वो सब कुछ आपके लिए क्या करेगा? एसेट का काम करेगा। वो सब कुछ आपके लिए क्या है? एसेट है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है। जो भी पैसा आपको रिसीव करने होता है, सपोज आपने अपने कस्टमर को उधारी पे गुड्स भेज दिया, तो मैंने आपको समझाया था उस दिन कि जिस कस्टमर को हम उधारी पे गुड्स बेचेंगे वो हमारा क्या होता है? डेटर। जिसको कैश पे बेचेंगे वो डेटर नहीं होता, जिसको हम उधारी पे बेचेंगे वो कौन होता है? हमारा डेटर होता है। सपोज मैंने डेटर को 50,000 का गुड्स उधारी पे बेच दिया, तो मेरे बिजनेस में 50,000 की एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब उस डेटर ने मुझे 30,000 दे दिए, अब मेरे पास एसेट कितना बचा? 20। उसने मुझे 20,000 दे दिए, तो अब मेरा एसेट क्या हो गया? नील हो गया, राइट। और तीसरी चीज़, जब किसी चीज़ से हमको बेनिफिट मिलेगा, जब हम बेनिफिट डिराइव करेंगे, वो भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। अब बेनिफिट में क्या आ जाता है? बेनिफिट में लाइक प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आपके लिए क्या करने काम करते हैं? वो एसेट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, ठीक है, तो 2 तरीका होता है मोबाइल को रिचार्ज करने का। एक होता है पोस्ट पेड, करेक्ट, और एक होता है प्रीपेड, ठीक है। देखो पोस्ट पेड वाला तो कर्जा हो जाएगा ना, आप 1 महीने तक बात करोगे, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, तो 1 महीने तक आपने 1,000 रुपये की बात कर ली, यानी 1,000 रुपये का आपके ऊपर कर्जा लग गया, तो कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला। तो पोस्टपेड आपके लिए एसेट नहीं होगा, लेकिन प्रीपेड क्या होगा? आपके लिए एसेट होगा, क्योंकि आपने सपोज 100 रुपये का आपने रिचार्ज डाला, ठीक है, 100 रुपये का रिचार्ज डाल दिया, उसमें आपने 20 रुपये का बात कर लिया, अब भी आपके 80 का एसेट है। देन आपने 30 का बात कर लिया, अभी आप 50 का एसेट है। देन आपने 50 का पूरा का बात कर लिया, तो आपका एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि 3 तरीके से बिजनेस में एसेट क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो एक पहला तरीका मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज़, बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब एसेट होती हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जो भी अमाउंट आपको रिसीव करना होता है वो आपके लिए एसेट होता है। और तीसरा चीज़, जो भी चीज़ें आपने प्री पेड कर दी, यानी कि एडवांस में पेड कर दी, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो, तो एसेट है। फॉर एग्जांपल, हमने रूम का भाड़ा 3 महीने का एडवांस पे कर दिया, तो अब क्या करेंगे? बेनिफिट लेंगे ना, 3 महीने तक छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, तो बेनिफिट लेंगे। तो बेनिफिट जहाँ पे हो वो आपके लिए एसेट है। और याद रखना, प्रॉपर्टीज बिजनेस को बेनिफिट देती ही देती हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपके लिए एसेट हो गया। चलिए अब देखो टाइप्स ऑफ एसेट, तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्स एसेट देख लेते हैं। द एसेट विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट। वो एसेट जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं
बिजनेस में लंबे समय तक चलने वाले, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। यानी कि अगर मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो लंबे समय तक चलेंगे बिजनेस में, 10 साल 5 साल तक मुझे दोबारा उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो एसेट होता है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। आप देख सकते हैं एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, दीज एसेट्स आर टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, चलो आगे मैं आपको बताऊंगा टैंजिबल और इनटैंजिबल, अभी फिलहाल यहीं पर रहने दो। अब देखते हैं हम लोग करंट एसेट क्या होता है। हमने एसेट सीख लिया, टाइप्स ऑफ एसेट कर रहे थे। करंट एसेट क्या होता है मालूमेगा? एसेट विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस फॉर अ ऑपरेटिंग ईयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली इज कॉल्ड एज करंट एसेट। ठीक है, यानी कि जो आपका करंट एसेट होता है वो ऑपरेटिंग ईयर में होता है, यानी कि जो आपका एक फाइनेंशियल ईयर रहेगा जिसमें आप बिजनेस ऑपरेट करोगे खाली वो, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इन बिटवीन वो एसेट जो इस टाइम पीरियड के बीच में खत्म हो जाए, एग्जस्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट बोलेंगे सर। ओके, तो आप समझ गए होगी करंट एसेट क्या होता है, आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता है। एग्जांपल डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और आपका बिजनेस का स्टॉक, ये सब आपका क्या होगा? करंट एसेट होगा, क्योंकि आपको लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। डेटर को थोड़ी आप उधारी दे दो 10 साल के लिए कि भाई लेके जा, या फिर बिल रिसीवेबल थोड़ी आप किसी को बिल बना के दे दिए और उधारी पे और बोला कि यार 4 साल बाद पेमेंट करना है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कैश इन हैंड, कैश सबसे बड़ा करंट एसेट है, क्योंकि कैश इन हैंड क्या होगा? कितने दिन तक चलेगा आपके हाथ में कैश? अभी है अभी खत्म, अभी है अभी खत्म, ऐसा होने वाला है। देन कैश एट बैंक और स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, देन होता है आपका फिक्टिशियस एसेट, ये भी मैंने बताया था कि दीज एसेट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर द इमेजिनरी एसेट। एसेट याद रखना, जो फिक्टिशियस एसेट होता है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कोई पोजीशन, उस पर हमारा कोई मालिकाना हक नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। हम और ये इमेजिनरी एसेट होता है, डू नॉट हैव एनी रियलाइजिंग वैल्यू। रियलाइजिंग वैल्यू मतलब इसको आप बेचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में देते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर द 4 ईयर्स। देखो बेनिफिट वाला सवाल आ जाता है, फिक्टिशियस एसेट में भी आपका बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट आता है। मैंने आपको लोग बताया था कि कल मैं आपको बताया था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, याद आ रहा है? हमने सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले जितने होंगे वो आपके एसेट होंगे, क्योंकि आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आपको 4 साल तक 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने 1 साल तक लीगल एक्सपेंसेस खर्च कर दिया एक बार तो 2 साल 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। सो दीज एसेट आर कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, एसेट्स को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वो होता है टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। एक होता है टैंजिबल एसेट और एक होता है इनटैंजिबल एसेट। Tangible assets are those which can be seen, which can be touched and which can be transferred from one place to another place. Tangible assets वो assets होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, वो होता है टैंजिबल एसेट। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। Now intangible, those assets which cannot be seen, which cannot be touched, which cannot be transferred, but just felt, उसको हम just feel कर सकते हैं या felt कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग intangible asset। And there are 4 intangible assets, याद रखिए 4 intangible asset है। एक है आपका गुडविल, ठीक है, दूसरा है आपका पेटेंट, तीसरा है आपका कॉपीराइट्स। इसका याद जैसा भी याद रखिए, बाद में मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ठीक है, और एक होता है आपका ट्रेड मार्क। ये 4 आपके इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। अभी फिलहाल आप लोग नाम याद रखिए, दैट्स इट, क्योंकि आने वाले टाइम में जब सेकंड चैप्टर होगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क। एज ऑफ राइट नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि ये 4 टाइप के इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे टैंजिबल एसेट्स है सर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है जो पराया है। मैंने आपको बताया एसेट के डेफिनेशन, जो अपना है वो एसेट है, जो पराया है वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा, राइट। तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। इट इज अ डेट, इट इज अ कर्जा, ये डेट होता है एक तरह का। ठीक है, तो ये डेट क्यों होता है हमारे ऊपर? क्योंकि हमने बेनिफिट रिसीव किया और बाद में उसका पेमेंट करना है। ठीक है,
देखो अगर आपने पेमेंट करके बेनिफिट रिसीव कर रहे हो तो एसेट, राइट, लेकिन अगर बेनिफिट रिसीव करके पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी। सिंपल। पोस्ट पेड का एग्जांपल याद आ रहा है, मैंने बताया पोस्ट पेड प्रीपेड। पोस्ट पेड में क्या होता है, बेनिफिट रिसीव करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। प्रीपेड में क्या होता है, पहले हम रिचार्ज करते हैं उसके बाद बेनिफिट रिसीव करना शुरू करते हैं, दैट इज योर एसेट। ओके, अब इसमें देख सकते हो आप लोग लायबिलिटीज़ का मतलब सिंपल मैंने आपको बता दिया, कर्जा, यानी वो पैसा जो आपको बाहर वालों को पे करना, अब वो अपना नहीं है, वो पराया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग तुमने खुद की खरीद ली, वो अपनी है, किसी को चुकाना नहीं, उसके बदले में पैसे तुमको, एक बार तुमने खरीद लिया वो तुम्हारी चीज़ हो गई। लेकिन तुमने कभी 4 लाख का लोन उठा लिया तो चुकाना तो पड़ेगा ना, सो दैट इज योर लायबिलिटी। उसी तरह क्रेडिटर्स, देखो अगर तुम डेटर को माल बेचोगे तो डेटर तुमको पैसे देगा, तुम्हें डेटर को नहीं देना, लेकिन अगर तुम क्रेडिटर से माल उधारी पे खरीदोगे तो क्रेडिटर को तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाट इज लायबिलिटी। उसके बाद में बैंक, ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो देना बाकी है। एग्जाम्पल, आपने एक रूम लिया रेंट पे, उसका जो रेंट है वो 1000 पर मंथ है, ठीक है, तो साल भर का भाड़ा कितना होता है आपका, 12,000 रुपये। आपने क्या किया, साल भर खत्म हो गया लेकिन इसमें से सिर्फ 10,000 पेमेंट किया, यानी कि 2 महीने का भाड़ा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। इसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी है, क्योंकि आपने बेनिफिट रिसीव कर लिया ना और पेमेंट नहीं करा। आपने 12 महीना रूम यूज़ कर लिया और खाली 10,000 पेमेंट किया तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इज दैट क्लियर? लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि जब आप कोई किसी भी बेनिफिट को रिसीव करोगे उसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इट इज़ योर लायबिलिटी। सिंपल चीज़ है, ठीक है। जैसे हम लोन उठाते हैं, लोन तो लोन हम लेते हैं, ठीक है, लोन हम लेते हैं, पहले हम उसका बेनिफिट रिसीव कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं अपने बिजनेस, उसके बाद हम उसकी EMI मंथली भरते जाते हैं, तो लायबिलिटी है। ओके, चलिए एक चीज़ रह गया सर, क्या रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप अपने अकाउंट से बैंक ओवरड्राफ्ट, अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, ठीक है। आप सबको पता रहेगा कि बैंक में हम सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है वो सिर्फ करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को मिलती है। ओके, चलिए अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्या है कि सपोज आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये, ठीक है, और आपने किसी को 11,000 का चेक दे दिया, ठीक है, वो गया बैंक में डालने, लेकिन चेक तो बाउंस होगा क्योंकि आपका चेक है कितने का, 11 का, और आपका बैंक बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये का। तो अगर ये याद रखना, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है ये बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर को देता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ट्रस्टेड कस्टमर को देता है, जिससे बैंक का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो बैंक आपको फ़ोन लगाता है, पूछता है सर कि आपका कस्टमर है 10,000 का चेक लेके आया हुआ है, लेकिन सॉरी 11,000 का चेक लेके आया, लेकिन आपके अकाउंट में 10,000 ही है, तो क्या मैं 1,000 का OD कर दूँ? आपने बोला यस। तो बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और कस्टमर ने आपका 11,000 रुपये विड्रॉन किया, तो कितना एक्सेस विड्रॉन किया, 1,000 रुपये, सो दैट 1,000 विल बी कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। देख सकते हो, आपने बेनिफिट पहले रिसीव कर लिया, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ओके, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, एक हो गया आपका फिक्स्ड लायबिलिटी और एक हो गया आपका करंट लायबिलिटी। देखो फिक्स्ड लायबिलिटी का मतलब ऐसा कर्जा जो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे दिया जाता है, ऐसा कर्जा जो आपने लिया है लेकिन कुछ शर्तों के आधार पे लिया है, उसको बोलेंगे फिक्स्ड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिसमें शर्त तो है लेकिन उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी में मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने सिक्योर्ड लोन ले लिया, आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फिक्स्ड लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपने 5 साल के लिए आपने 10 लाख सपोर्ट लोन ले लिया, ठीक है, 10 लाख ले लिया 5 साल के लिए, तो एक तो टर्म फिक्स हो गया 5 साल, इस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया 12% और आपकी मंथली क्या जाएगी, EMI जाएगी, यानी कि सारी की सारी टर्म यहाँ पे फिक्स्ड है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लायबिलिटी। आप हियर एंड देयर नहीं कर सकते, आप EMI बाउंस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भरनी पड़ेगी। ओके, और अगर लोन नहीं ले पाओगे तो जिस चीज़ के बदले आपने लोन लिया था बैंक उसको जब्त कर लेगा। ओके, चलो करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, विद इन 1 ईयर इसको हम पे कर देंगे या विद इन ईयर इसको हम पे कर देंगे, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी अराइज होती है रेगुलर ऑपरेशन से, बिजनेस के जो रेगुलर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये आपका क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। आपने अपने
सप्लायर से उधारी पे गुड्स खरीद लिया, उसको पेमेंट करना है, आपने सप्लायर से बिल बनवा के ले लिया, बोला पेमेंट बाद में करूँगा, तो पेमेंट करना, उसको बोलते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी। ओके, नेटवर्क मैंने आपको बताया, अभी आपको करना नहीं है, ये बाद में करेंगे। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो होती है वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है। इन फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, घटनाओं पे डिपेंड करती है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग्स पे डिपेंड करती है, इवेंट्स जिसको हम घटनाएं बोलते हैं। सो अ लायबिलिटी विच में अराइज यानी कि उत्पन्न हो सकती है फ्यूचर डिपेंड अपॉन द हैपनिंग्स और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इट इज़ नॉट अ कन्फर्म्ड और परफेक्ट लायबिलिटी। ये याद रखिएगा, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है वो परफेक्ट या फिर कन्फर्म्ड लायबिलिटी नहीं होती है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, और ये हम लोग बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में हम डालते हैं, नीचे एक नोट लिख देते हैं कि ये भी लायबिलिटी है हमारे यहाँ। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे ग्रेड होती है, तो फिक्स सिंपल सा एग्जांपल लो, सपोज एक वर्कर है हमारा, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा था। ठीक है, वर्कर हमारा जो फैक्ट्री में काम कर रहा था और ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, इंजर्ड हो गया, जो मशीन थी फैक्ट्री की उस मशीन से उसको चोट आ गई, तो उसने हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया और सपोज उसका 1 लाख रुपए उसको इलाज कराने का लगा। तो वो क्या कर रहा है, वो 1 लाख रुपए वो बोल रहा है कि कंपनी आप हमें भरो। फर्स्ट तो कंपनी का बनता है ना, क्योंकि बिजनेस प्रीमाइसेस में कुछ भी होता है तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, कंपनी उसका कंपनसेशन या क्या पेमेंट भरना चाहिए, लेकिन कंपनी तैयार नहीं है। राइट, कंपनी बोलती नहीं हमने नहीं ऐसा नहीं किया, तो वर्कर जो है वो कोर्ट में चला गया बिजनेस के अगेंस्ट। ठीक है, कोर्ट में चला गया। अब देखो अब होगा क्या कि ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के हिसाब से सोचो, अभी कस्टमर के हिसाब से मत सोचो, कस्टमर यानी कि वर्कर ने क्या किया, कोर्ट में केस डाल दिया। अब बिजनेस यहाँ पे फंसेगा, बिजनेस कैसे फंसेगा, अगर कोर्ट का डिसीजन वर्कर के फेवर में जाता है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनी, यानी कि 1 लाख रुपए कंपनी को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट का डिसीजन कंपनी के या बिजनेस के फेवर में जाता है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। तो फ्यूचर पे डिपेंड है कि नहीं है, फ्यूचर की घटनाओं पे डिपेंड है कि नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। अब देखिए कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, इसमें मैं आपको पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा जितना अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स एक समंदर है। ठीक है, अकाउंट्स एक समंदर है, जितना ज़्यादा आप इसमें डूबोगे उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल उतना ही लो जितना आपके माइंड में जा सके। ठीक है, इसलिए अभी मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट है जो फॉलो करता है, जिसमें मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैंने एक बात बताई कि आपको, जब मैंने आपको कैपिटल पढ़ाया था तो मैंने बोला था लायबिलिटी होती है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लेकिन ये नहीं समझाया था कि कैपिटल क्यों लायबिलिटी होती है। राइट, तो आज आपको उसका आंसर मिलेगा कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है। चलो ठीक है, अब देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये एजम्पशन है। ठीक है, ऐसा रियल में नहीं होता। सर बोलेंगे जब कोई चीज़ रियल में होती नहीं तो पढ़ा क्यों रहो। ठीक है, देखो बिजनेस जो अकाउंट्स है या जो बुक कीपिंग है वो क्या करता है, कुछ एजम्पशंस बनाए इसने, कुछ चीज़ें एजम्पशंस बनाए। अब बोलोगे सर एजम्पशन क्यों बनाए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए एजम्पशन लिया जाता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, और एग्जांपल है ना, आप जब ये 10th स्टैंडर्ड में आप मैथ सॉल्व करते थे तो हम जब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे तो हम मानते ना एज्यूम फादर की एज x होगी, बेटे की एज y होगी, ऐसा कभी होता है रियलिटी में? नहीं होता ना, लेकिन हम मान लेते हैं ना, माना पिताजी की आयु x, बेटे की आयु y, जो बेटा है पिताजी से 10 साल छोटा है तो x माइनस वाई। ठीक है, जो भी इक्वेशन आप बनाते रहोगे तो वो जो एक्स वाई लेते थे उससे इक्वेशन बनता था, समीकरण बनता था, और जब आप समीकरण को सॉल्व करते थे तो आपको एक्चुअल आंसर मिलता था। ओके, तो इसीलिए समटाइम्स assumptions are very very important and they are playing a very important role to ease any difficult या फिर आप बोल सकते हो कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने के लिए assumptions लिया जाता है। तो अकाउंट्स भी कुछ assumptions को फॉलो करता है, जिसमें वन ऑफ दी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो अलग पर्सन है, और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग पर्सन है इन द आई ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की नज़रों में जो बिजनेस है वो अलग पर्सन है, और जो
ओनर है वो अलग पर्सन है। अकाउंट्स बोलता है कि दोनों पर्सन है, ठीक है, बिजनेस भी पर्सन है। अगर गणेश किराना स्टोर है तो किराना स्टोर भी पर्सन है और गणेश भी पर्सन है, लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन है। गणेश किराना स्टोर जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, और जो गणेश है वो एक नेचुरल पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। So this concept implies that the business unit is separate, distinct from the owner. यानी कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इट इज़ अ पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। ओनर कौन होगा? पर्सन जो कैपिटल सप्लाई करेगा। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर मैंने आपको एक दुकान का अकाउंटेंट बिठा दिया कि भाई यहाँ के आप ट्रांजैक्शन सॉल्व करो या फिर ट्रांजैक्शन लिखो, तो आप क्या करोगे? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस लिखोगे, ओनर के घर के ट्रांजैक्शन नहीं निकले वाले, ठीक है। अगर बिजनेस में कुछ भी खरीद के ला रहे हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री में एंट्री मारोगे, लेकिन ओनर कुछ भी घर पे लेके जा रहा है या कुछ भी घर पे रख रहा है तो उसकी एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। ओनर अगर एक कंप्यूटर खरीदता है अपने घर के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं पास करोगे एंट्री, लेकिन वही ओनर अगर अपने बिजनेस के लैपटॉप खरीदेगा तो वो एंट्री आएगी। दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन है तो एक ही बुक में आ ही नहीं सकते ना। उसका घर का ट्रांजेक्शन अलग, बिजनेस का ट्रांजेक्शन अलग। अगर हम दोनों के एक ही पर्सन मानेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। अगर आप बोलते हो कि बिजनेस भी सेम है, ठीक है, और बिजनेस का ओनर दोनों एक ही पर्सन है, तो भाई घर का जो ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करो और जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करो। दोनों को तुम सेम मान रहे हो ना। आप बोल रहे हो ये दोनों सर सेम है, ठीक है, सेम है, ठीक है, फिर ये बिजनेस है और ये ओनर है इसका पर्सनल, तो आपको दोनों को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम पड़ेगा बिजनेस का, ये तो बताओ। आप घर का खर्चा भी मिक्स कर दोगे बिजनेस के खर्चे में तो आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे मिलेगा? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसीलिए हमने ये माना कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है अपने ओनर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? अब इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस ओनर है, ठीक है, जो ओनर है बिजनेस ओनर, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, हम क्या बोलेंगे कि राजू ने अपनी दुकान में 1 लाख रुपए लगाए, ये हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स क्या बोलेगा? राजू ने अपनी दुकान को 1 लाख रुपए उधारी पे दिए। तो ये दुकान का काम है कि 1 लाख रुपए कमाए और सबसे पहले राजू को दे। करेक्ट। आप देखो कि कोई भी इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है सबसे पहले क्या निकलता है? कैपिटल। और कैपिटल रिफंड करने की जिम्मेदारी किसको होती है? बिजनेस की होती है ना। 1 लाख रुपए कमा के देगा ना उसको, तो इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी माना गया। ओके, लायबिलिटी माना गया। बेनिफिट रिसीव करने से पहले यूज हो रहा है, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? आपने 1 लाख रुपए एडवांस में ले लिए, बिजनेस चले ना चले कोई मतलब नहीं, आपने 1 लाख रुपए एडवांस में इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई अब आप क्या करोगे? अब आप इसका बेनिफिट 1 लाख रुपए आपने क्या कर लिया? पहले ही ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करो? जैसे जैसे बिजनेस यूज करो, जैसे जैसे बिजनेस में कमाई आएगी अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी, आपको पे करना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, बट देयर ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इट एम्प्लाइज बिजनेस इटसेल्फ ओन एसेट्स ओन लायबिलिटी। इसका मतलब बिजनेस का खुद का एसेट होता है, खुद का लायबिलिटी। तो भाई जो कैपिटल ओनर ने लगाया वो बिजनेस की लायबिलिटी, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देख लो। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर द बिजनेस ऑफिस, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज फॉर द रेसिडेंस। आपने देखा रहेगा ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका एक ही कमरा होता है, एक आगे होता है फ्रंट में और एक बैक में होता है। तो बैक में वो लोग रहते हैं और फ्रंट में उनकी दुकान चलती है, ठीक है। तो जो टोटल रेंट होता है 50,000 सपोज टोटल रेंट है, तो 25,000 क्या होगा? प्रोपराइटर का ड्राइंग्स हो जाएगा फ्रॉम द उसके कैपिटल में से। 25,000 ड्राइंग्स क्यों? क्योंकि बिजनेस का कमरा है पूरा और उसमें से आधा घर के लिए यूज़ कर रहा है, तो ड्राइंग्स। मैंने सिखाया था ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? बिजनेस के प्रॉपर्टी आप पर्सनल यूज़ करो, ड्राइंग्स, ओके। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट द ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
Since money serve as a medium of exchange, transactions expressed in the terms of money are recorded and the ruling currency of the country measuring the unit of accounting. जैसे हमारा यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर, रुपीस है. यूएसए का यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर, डॉलर है. इंग्लैंड का यूनिट ऑफ करेंसी क्या है या फिर यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर, पाउंड्स है. ओके चलो, ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये चीज़ याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशंस, वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज ऑफ द मैनेजमेंट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई मनी में वैल्यू नहीं है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बाकी आप पढ़ लेना. कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. देखो ये एक एजम्पशन है, और ये एजम्पशन क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलेगा. 10 साल, 20 साल, 50 साल तक हमारा बिजनेस चलेगा. क्या आप लिख के दे सकते हो कि 10 साल, 20 साल, 50 साल चलेगा? सर नहीं लिख के दे सकते. क्यों नहीं लिख के दोगे? लॉ बदल गया तो. मोदी जी ने बोला जहाँ तुम्हारा बिजनेस है, अब मुझे रोड लेके जाना है यहाँ से. ठीक है, सीधा सीधा चाइना पे रोड ले जाऊँगा यहाँ से मैं, तो मुझे नीचे तुम्हारी दुकान, हटाओ इसको. गवर्नमेंट का ऑर्डर, हटा दिया जाएगा, तुम्हारा बिजनेस बंद. तुमको बिजनेस में लॉस होने लगा, तुमको 5 साल बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन 6, 7, 8, 9 साल क्या होगा, लॉस हो गया. तुम 10वें साल क्या करोगे? बिजनेस बंद. तो तुम लिख के नहीं दे सकते कि मेरा बिजनेस सर 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा. हाँ ये बोल सकते हो सर मैं लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करूँगा, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सर मैं इतने टाइम तक बिजनेस करूँगा. प्रिडिक्शन नहीं दे सकते. दैट्स वाई ये भी एक एजम्पशन है. ओके, रियलिटी नहीं है गोइंग कंसर्न. हम ऐसा, लेकिन अगर हम ऐसा मान के चलेंगे तो अकाउंटिंग होगा ही नहीं, ट्रांजेक्शंस होंगे ही नहीं, और ट्रांजेक्शन होंगे ही नहीं. So going concern concept influence the accounting practice into the relation of valuation of assets and liabilities. ये इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जैसे आपको अभी डिप्रिसिएशन वर्ड आएगा, ये आपको भी पता नहीं और अभी मैं आपको बताने वाला नहीं. ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखो गोइंग कंसर्न में. ठीक है, अभी रियलाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, चलो इसको ही मान के चलते हैं. देखो रियलाइजेशन में क्या होता है, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड अदर रिसीव्ड और अर्न. यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री तभी पास करेंगे जब हमने पैसा रिसीव कर लिया या जब हमने पैसा कमाया है. इसका मतलब तुमने 10,000 का गुड बेचा, तुमको पैसा मिल गया, यानी तुमने पैसा क्या किया, रिसीव कर लिया, तो तुम रिकॉर्ड करोगे. ये कैश ट्रांजेक्शन है. तुमने 10,000 का क्रेडिट पे बेचा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कमा लिया ना 10,000, तो भी रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, इसको बोलते हैं रियलाइज. अब देखो, अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर सेल ऑफ 1 लाख गुड्स ऑफ ओनली 60,000 सोल्ड एंड डिलीवर्ड. ठीक है, और कैश रिसीव किया 60,000 का, तो ओनली 60,000 का अमाउंट, 60,000 का ही अमाउंट वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे. 40 बाकी है तो 40 नहीं रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, चलो बाकी कॉन्सेप्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया इस चैप्टर का, विच इज़ कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए हर एक कंट्री में कुछ रूल्स होती है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, यानी कि आपको कोई भी कंट्री आपके हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं देती कि भाई तुम्हारी मर्जी जो करना है वो करो. नो, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, आप शेयर मार्केट में जाओगे तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है. वी आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, सो यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, आप किसी स्टेट में हो तो स्टेट, आपका स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, वहाँ का जुरिडिक्शंस को फॉलो करना है. ओके, सो मतलब जो हमारी लाइफ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन से घिरी हुई है. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन से घिरी हुई है, लेकिन ये हमको तकलीफ कब देगा मालूम है, जब इसको ब्रेक करेंगे. अगर तुम लॉ के रास्ते में नहीं आओगे तो लॉ तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा. सिंपल चीज़ है. अगर तुम सिग्नल नहीं तोड़ोगे तो फाइन नहीं भरना करोगे, तोड़ोगे तो भरना है. जैसे कुछ ऐसा होता ही है. तो सिंपल चीज़ है, यानी कि हमारे आसपास लॉ से हम घिरे पड़े हैं. किसी का तुम हाफ मर्डर कर दोगे तो पुलिस तो लेके जाएगी ना, एफआईआर तो होना ही है, लेकिन तुम नहीं करोगे, अच्छे से रहोगे, अच्छे नागरिक बन के रहोगे, तो भाई लॉ भी तुम्हारे साथ अच्छा ही बिहेव करेगा ना. ठीक है, तो उसी तरह हम देखो, हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं. तो जो कुछ अकाउंट्स के भी कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशन बनाए गए, जिनको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, अभी आपको डिटेल में नहीं सीखना है, मैं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊंगा क्या होता है, और जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर से, पूरा डिटेल में आपको जाना नहीं अभी तक. ठीक है,
अभी देखो जरा क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक फ्रेमवर्क बना के देता है जिसके थ्रू आपको ये जो फ्रेमवर्क है उनको फॉलो करना है जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो, ताकि जो आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किया, अगर आपने सपोज 2 कंपनी का अकाउंट मेंटेन किया तो दोनों को कंपेयर हम लोग कर सके। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैंडर्डाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, ठीक है, एडिक्वेसी, उसके बाद में रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टमेंट। इन अदर वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, इन्होंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज बाय द कस्टम्स, लॉज ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स एंड अकाउंट्स जनरली। तो ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बनाए हुए हैं, ताकि जो आपके लॉ है, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ है, उनके ऊपर ये कस्टम्स आप इम्पोज कर सको, लागू कर सको, ताकि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसको बेनिफिट हो। सो थस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिटन पॉलिसी। ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज। इसको लिखता कौन है? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज बाय द गवर्नमेंट और अ रेगुलेटरी बॉडी covering the aspect of recognition, measurement, treatment, then presentation, disclosure of accounting transactions and events of the financial statement। इसकी नीड क्यों है? टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें। टू हेल्प द अकाउंटेंट्स टू फॉलो द यूनिफॉर्म प्रोसीजर, ताकि हमारा जो अकाउंटेंट है उसको एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर प्रैक्टिस मिले अकाउंट्स को लिखने के लिए। एंड टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 एंटिटीज, ताकि हम 2 एंटिटीज का, 2 ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकें। ठीक है। उसके बाद में टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, ताकि जो हमारी जो लीगल एज पर द लॉ जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। उसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको बोलते हैं IFRS। ये क्या है? एक सेट है जहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये बोला है कि हाउ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अदर इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट जो होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं में सारा लेखा जोखा होता है कंपनी का। तो जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ये बोलता है कि किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट की रिपोर्टिंग करनी है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ओके। एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू टू द डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करके इशू किया है जो आज वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है और हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में क्या है? देखो, इन इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अकाउंट्स का वही है हमारे पास। CA का एग्जाम वही कंडक्ट कराता है, आप सबको पता रहेगा। सो द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन 21 अप्रैल 1977 रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया था? 21 अप्रैल 1977 को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया था। ठीक है। और ये रिकग्नाइज किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है इंडिया में। ठीक है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ताकि वो इंडिया के ऊपर लागू हो जाए। तो हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन लागू करता है? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लागू करता है। और ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल बाय लॉ, कस्टम, यूजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब चीज़ें इंडिया में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब देखो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपेटिवली विद द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्रीज। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? यहाँ पे एक शब्द आ गया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अभी आपको नहीं पता होगा ग्लोबलाइजेशन, आप बहुत करीब हो इस वर्ड को जानने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अभी आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज देता हूँ अबाउट ग्लोबलाइजेशन। पूरी की पूरी जानकारी अभी नहीं मिलेगी आपको। ये 11th की इकोनॉमिक्स में आपका एक चैप्टर है, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आप डिटेल में सीखोगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस चीज़ का कि ये एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है।
देखो 1990 में जो इंडिया की इकोनॉमिक हालत थी, जो आर्थिक कंडीशन थी, वो बहुत ख़राब थी। हमारे पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए बचे थे, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए से, इस 100 करोड़ रुपए से वो पूरे की पूरे देश को सिर्फ एक हफ्ते ही चला सकती थी। यानी कि उनको ज़रूरत किसकी थी? पैसे की। ठीक है। और जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते तो हम क्या करते? किसी न किसी से उधारी लेते, बैंक से उधारी लेंगे। ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है वो चला गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, जिसको बोलते हैं IMF। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप नेशंस को जब भी ज़रूरत पड़ती है लोन या पैसे उधारी पे देता है। तो इंडिया पहुंच गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। उन्होंने बोला सर हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, हमको थोड़ा सा लोन चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला हम हम तुमको लोन तो दे देंगे, लेकिन तुम कैसे चुकाओगे, उसकी गारंटी क्या है, तुम कैसे चुका पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है वो ख़राब है। ठीक है। अब हमारी जो हालत ख़राब है, हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा। यस सर, हमारा जो रीज़न ये था कि बिफोर 1991 वी आर क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिज्म की तरफ हम बहुत ज़्यादा टिल्टेड थे, हम सोशलिस्ट कंट्री थे, सोशलिज्म की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। वेस्टर्न वाला सोशलिज्म नहीं है, इंडिया का अपना सोशलिज्म है, इंडिया का अपना अपना सेकुलरिज्म है। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का सेकुलरिज्म नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का सोशलिज्म नहीं है, हमारा गांधीयन सोशलिज्म है। ठीक है। तो 1991 के पहले क्या था, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी, बैंक्स गवर्नमेंट के हाथों में थी, इंश्योरेंस की कंपनीज गवर्नमेंट के हाथों में थी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे रोड के कंस्ट्रक्शंस के, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथों में थे। ठीक है। यानी बड़ा से बड़ा बिजनेस, छोटा से छोटा बिजनेस, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था। और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करता था? अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता था, जिसकी वजह से ये लोग फ्रीली ऑपरेट नहीं हो पाते थे। अगर आपके पेरेंट्स से आपके ऊपर अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है। आप घर पे आ रहे हो, कहाँ गया था, किधर गया था, किससे मिलने गया था, किससे फेसबुक पे बात कर रहा है, कौन सा लेक्चर था, कितने बजे लेक्चर था, कितनी लाइनें पढ़ाई, क्या समझाया, क्या नहीं पढ़ाया। आप बोलोगे माता जी बस करिए, पिताश्री बस करिए, आप दोनों धन्य हैं, मैं अब इससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता, आप परेशान हो जाओगे। तो अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी पर्सन के ऊपर आप लगा दोगे तो परेशान हो जाएगा। ठीक है। सबसे देखो, दुनिया में किसी भी इंसान को सबसे प्यारी चीज़ कोई होती तो वो होता है फ्रीडम। हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तो इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं था, फ्रीडम नहीं था, क्योंकि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया था। उनको उनको अगर कोई नई पॉलिसी लानी है या अपने बिजनेस का नया ब्रांच खोलना है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, लाइसेंस लेना है, दुनिया भर का तामझाम था। ठीक है। ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये भी था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो हमारे जो गवर्नमेंट, सब चीज़ हमने गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया था। एक तो बिजनेस के ऊपर हमने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे, दूसरा सब कुछ हमने गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया था। और आपको गवर्नमेंट का काम बड़े आराम से होता है। ठीक है। गवर्नमेंट का काम बड़े आराम से होता है। तो जो प्रोडक्ट 5 साल में कंप्लीट हो रहे हैं 10 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो गवर्नमेंट यूनिट जो थे वो टोटली सिक हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। ये एक रीज़न था। तो एक तो था हमारे ऊपर क्या, एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के ऊपर। दूसरा क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट का था और गवर्नमेंट सेक्टर कमजोर हो चुका था। और तीसरा क्या था, वी आर द क्लोज्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता था। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं किया करते थे 1991 के पहले। ठीक है। और आपको पता है कि जितना हम खुल के रहेंगे, लोगों से मिलजुल के रहेंगे, उतना फ़ायदा रहेगा। जितना हम अकेले अकेले रहेंगे उतना हमारा नुकसान होगा। तो 1991 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला भाई साहब ये कमियां हैं, इन सबको दूर करो, तभी हम आपको लोन देंगे। इन शॉर्ट आप रिफॉर्म्स लेके आओ, आपकी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आओ या नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आओ। इसी को बोला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इंडिया ने उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया, इंडिया को लोन मिला। और उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, और जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके मनमोहन सिंह। ठीक है। तो इन लोगों ने मिलके क्या लाया, एलपीजी सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। सर ये कब की बात हो रही है, बताइए 1991 की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये 1991 की बात हो रही है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जिनको दबा के रखा था, जिन बिजनेस को पिंजरे में बंद करके रखा था, उनको खोल दिया।
अब लाइसेंस नहीं चाहिए, अब गवर्नमेंट की ज़्यादा परमिशन नहीं चाहिए, अब अपने हिसाब से आप अपना बिजनेस करो, बस प्रॉफिटेबिलिटी दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ और इंडिया की इकॉनमी चले। ये दूसरी चीज़ क्या है, प्राइवेटाइजेशन। जो इन्वेस्टमेंट हमने गवर्नमेंट में किया था उसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कैपिटल निकाल के प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, हमने क्या किया, उसको प्राइवेट के हाथों में दिया। अब आप देख सकते हो आज हमारे यहाँ प्राइवेट पब्लिक दोनों कॉपरेट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको लूज कर दी, ठीक है। अब फ्रीली हम लोग कहीं कहीं से भी व्यापार कर सकते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इसी को बोला गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहेगा। सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर इंडिया मस्ट बी कंपैटिबल। तो आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर की कंट्रीज थी वो इंडिया में आई, बाहर का बिजनेस इंडिया में आया, बाहर की बैंक्स बिजनेस में इंडिया में आई। तो अब क्या होगा, जो हम लोग आपस में कंपटीशन कर रहे थे, अब हमारा कंपटीशन वर्ल्ड के साथ था, इसीलिए जो हमारा अकाउंट्स होगा वो अदर कंट्रीज के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। एंड दिस इज रिजल्टेड द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्टेड इनटू विद द IF यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जोड़ दिया। एंड दिस कन्वर्जेंस रिजल्टेड इन द व्हाट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, विच हैव बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। देखो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम ही है, लेकिन उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया और हमारी प्रैक्टिस में हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी पढ़ा होगा आपने, तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज से लिया गया, यानी कि हमने क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और फिर हमने रियलाइज़ किया हमारी कंट्री की सिचुएशन, हमारी कंट्री को, तो हमारी कंट्री के लिए उनमें से क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती वो हमने डाल दी और फाइनली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो इसी तरह ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। तो सो प्रेजेंटली ऑल बिग कंपनीज आर फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो आई होप भी इतना समझ में आ रहेगा। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे कुछ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। आपको ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, जस्ट ध्यान में रखो ये चीज़ें होती है, 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 12 और 13, आपको ज़्यादा कुछ बताया हुआ नहीं है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आपका लास्ट है, इनकम टैक्स। सो थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 फॉर द टैक्सेस और इनकम, इनको क्या बोला गया, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड टैक्स एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड कंपेयरिंग करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स शुड बी इंक्लूडेड डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। यानी कि जब भी आप कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालोगे तो वहाँ से जो आपका करंट ईयर का टैक्स है, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है, उसको माइनस करोगे, क्योंकि खर्चा नहीं है, राइट, खर्चा है। तो उसी तरह आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है फिक्स एसेट, यानी आपको फिक्स एसेट की कॉस्ट लेनी है, ओरिजिनल कॉस्ट। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताता है आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। देखो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है ना जिसको मुझे बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, आप बाद में आप सीखोगे, FY में जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा सीखोगे, इसके बाद कोई आपसे पूछेगा नहीं, ओके। तो चलो फाइनली आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया डन, यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया कंप्लीट, ओके, क्लियर। तो जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा आपको नोटबुक में लिख लेना है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो। और जितने भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो जस्ट आप एक बार नोटबुक में लिख लेना। और यहाँ आप पे आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और लास्ट में इतना बोलूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और हर किसी को एजुकेशन फ्री में मिलना चाहिए, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को सुना।